करते हैं कि आफ्टर ऑल ये मैतेई महिला कुकी घटना क्या है, ये हिंसा आफ्टर ऑल भड़की क्यों है। मैंने सेशन की शुरुआत में एक शब्द इस्तेमाल किया था, आरक्षण। अब हम उस आरक्षण की बात को समझने के लिए थोड़ा एक बार फिर से यात्रा करते हैं, मणिपुर के मैप की फिर से एक बार समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दुनिया में दो कॉर्नर्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा अफीम और हेरोइन के लिए जाने जाते हैं। दुर्भाग्यवश भारत उन दोनों कॉर्नर्स के बीच में है। कौन कौन से? मेरे प्यारे साथियों, एक तरफ है अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान गोल्डन क्रिसेंट बनाता है। गोल्डन क्रिसेंट का मतलब है कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पर अत्यधिक मात्रा में अफीम का उत्पादन और हेरोइन का उत्पादन किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ है म्यांमार, और म्यांमार के साथ लगे हुए लाओस और कंबोडिया जैसे देश जो कि गोल्डन ट्रायंगल के अंदर शामिल होते हैं, जो जाने जाते हैं अफीम के उत्पादन के लिए। दोनों ही मतलब एक्सट्रीम एंड जो हेरोइन उत्पादन करते हैं उनके बीच में भारत है। यानी भारत एक बाजार है, उत्पादन इन केंद्रों में होता है और खपत भारत में की जाती है, दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। तो आप विचार करिए कि म्यांमार से यदि भारत में ड्रग्स की एंट्री होनी है तो वो किन राज्यों से होगी? आपको स्वाभाविकतया जहां से बॉर्डर अटैच्ड है वहां से समझ में आ जाएगा। जिन जगहों से बॉर्डर अटैच्ड है उन जगहों को एक बार जान लें तो म्यांमार से एक तरफ अटैच्ड है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इन्हीं में से एक राज्य है मणिपुर, जहां की आज हम जिक्र कर रहे हैं। मणिपुर जिसकी राजधानी है इंफाल, जहां पर 16 जिले हैं और इन 16 जिलों में से तेंगनुपाल, चुराचांदपुर, विष्णुपुर, इंफाल वेस्ट और इंफाल ईस्ट हिंसा से प्रभावित जिले हैं। साथियों, यहां पर एक जानकारी और अतिरिक्त रूप से जान लीजिएगा। जानकारी यह है, जहां आप इंफाल देख रहे हैं, इंफाल ईस्ट और इंफाल वेस्ट देख रहे हैं, ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये एरिया पूरी तरह से प्लेनर एरिया है। यानी कि यहां पर प्लेन्स हैं, मैदानी क्षेत्र हैं, यहां पर बड़ी मात्रा में एग्रीकल्चर किया जाता है, राइस की खेती की जाती है। और जो अन्य जिले आप देख रहे हैं, चाहे वो मणिपुर के साथ बॉर्डर लगे हुए म्यांमार के साथ जिले हो या फिर आसाम के साथ लगे जिले हो, वो अधिकांश पहाड़ी इलाके हैं। इनकी डेमोग्राफी को समझने से पूर्व यहां की टोपोग्राफी समझें। और टोपोग्राफी यहां का जो भूमि का जो विवरण है वो इस प्रकार से है कि इंफाल एक प्लेनर एरिया है और आसपास के जो क्षेत्र हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों से बने हुए हैं। यहीं से यहां का विवाद शुरू होता है। ये जो पहाड़ी जिले हैं, इन पर रहती हैं पहाड़ी जनजातियां और उन पहाड़ी जनजातियों में प्रमुखता से पाई जाती हैं कुकी और नागा जनजातियां। अब बस यही से सारा की सारा खेला है जो आपको समझना है। इन पहाड़ी इलाकों में रहती हैं कुकी और नागा जनजातियां, या ये कहिए कि भारत के सीमावर्ती जो जिले हैं उनके पास रहती हैं कुकी और नागा जनजातियां। वहीं ये जो बिल्कुल बीच में केंद्रीकृत स्थान दिखाई दे रहा है, इंफाल के आसपास का क्षेत्र, जो कि संरचना में प्लेनर है, तलीय है, यहां पर रहती है मैतेई जनजाति। अब एक बार और समझ लीजिएगा, इन दोनों के ही बीच का संघर्ष असल में चल रहा है, मैतेई वर्सेस कुकी। मैतेई जनजाति संपूर्ण जो मणिपुर की जनसंख्या है उसका 57% तक है। बाकी जो कुकी, नागा या अन्य जनजातियां हैं, स्वाभाविक है कि वो अधिकतम नहीं है, यानी कि बहुमत के पार नहीं है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्योंकि आगे बढ़े इसलिए आपको जानना जरूरी है कि मैतेई जनजातियां जो हैं वो अधिकांशतया हिंदू धर्म मतावलंबी हैं, यानी हिंदुइज्म को मानती हैं। वहीं पर कुकी और नागा अधिकांशतः क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, ईसाईयत को मानते हैं। मणिपुर में 8% के अराउंड मुस्लिम भी हैं। और यहां पर ये जो समुदाय का मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया, ये जानना आपको इसलिए आगे ज्यादा जरूरी है कि ये जो मैतेई लोग यहां रहते हैं प्लेनर एरिया में, यही विधानसभा के अंदर बहुमत रखते हैं। विधानसभा में जहां 60 सीटें हैं उनमें से 40 सीटें इन मैतेईज के पास हैं। यानी कि जो मणिपुर की सरकार बनती है वो मैतेई समर्थक सरकार होती है और मणिपुर में मैतेई का शासन है। जब आपको यह बात अच्छे से समझ में आ गई कि मैतेई केंद्र में है, चारों तरफ पहाड़ पर कुकी मेजॉरिटी में बसे हुए हैं, पहाड़ी इलाकों पर कुकी बसे हुए हैं और उनका बहुमत केंद्र में नहीं है, अर्थात उनकी जो विधानसभा है वहां नहीं है। एक और जानकारी रख लीजिए, कुकियों को भारत के संविधान के अनुसार कई प्रोटेक्शन प्राप्त है क्योंकि वो जनजातियों में शामिल हैं, जनजाति में यानी कि एसटी में शामिल हैं। मैतेई समुदाय के द्वारा हाल ही में, जो कि पहले एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब में नहीं शामिल थे, उनके द्वारा खुद को एसटी में शामिल करने की मांग की जा रही थी, आज से नहीं लंबे समय से। अब आप विचार करिए, जिस राज्य की 43% आबादी ऑलरेडी एसटी में थी, 57% जो मेजॉरिटी है वो भी डिमांड कर रही है कि उसे भी एसटी बनना है। अगर ऐसा हुआ तो एक ही कैटेगरी के अंदर सारा की सारा राज्य आ जाएगा, कुछ ही लोग बचेंगे जो 1-8% इधर उधर के होंगे। यहां पर मैतेई को आरक्षण को या मैतेई को एसटी में शामिल करने की जो डिमांड है उस पर सरकार का जो रवैया है उसी से सारी आग भड़की है, क्योंकि कुकी नहीं चाहते कि मैतेई उनके आरक्षण में आ जाएं और इस प्रकार से मणिपुर का आरक्षण ही समाप्त हो जाए। नंबर एक। नंबर दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैतेई लोगों को इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है जब वो कुकी के क्षेत्र में जाते हैं, अर्थात पहाड़ों पर जाकर मैतेई नहीं बस सकते, वो केवल प्लेनर एरिया में ही रह सकते हैं। वहीं दूसरी ओर कुकी और नागा अगर चाहें तो पहाड़ों से जमीन पर आकर बस सकते हैं। इस वजह से कुकी के पास आबादी कम है लेकिन क्षेत्रफल ज्यादा है, वहीं मैतेई के पास में आबादी ज्यादा है, क्षेत्रफल कम है। प्रोडक्टिविटी के हिसाब से मैतेई ज्यादा प्रोडक्टिव है क्योंकि प्लेनर क्षेत्र में कृषि बहुत अच्छे से होती है, धान की खेती बहुत अच्छे से होती है। वहीं दूसरी ओर अगर हम कुकी की बात करते हैं तो कुकी के पास कृषि नहीं है, लेकिन इसके स्थान पर उन्होंने जंगलों को काट काट कर अफीम की खेती करना शुरू कर दिया है। अफीम की खेती करने से वो इस बॉर्डर एरिया में बड़ी मात्रा में अफीम और हेरोइन का उत्पादन करते हैं और ड्रग स्मगलिंग करते हैं। ड्रग स्मगलिंग के चलते उनके पास आधुनिक वेपन है, आधुनिक हथियार है। कुकी और नागा पहले भी भारत सरकार के विरोध में कई बार विद्रोह कर चुके हैं। नागा और कुकियों के पास ड्रग बेचने से AK-47 जैसे आधुनिक हथियार, रॉकेट लॉन्चर जैसी चीजें उनके पास उपलब्ध हैं। इस वजह से
कुकी और मैतेई के बीच जब संघर्ष हुआ तो कुकी भी संघर्ष में वेपन्स के साथ एंट्री किए। इनके पास एग्रीकल्चर के कारण पैसा है तो इनके पास ड्रग्स के कारण पैसा है, क्योंकि चीन और म्यांमार के द्वारा व्यापार करके इनके पास में धन पहुंचाया गया है। यानी कि ये बॉर्डर का स्टेट पूरी तरह से अपनी वर्तमान की जो स्थिति है उसके कारण इस स्तर तक पहुंचा है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अब थोड़ा बहुत यहां के बारे में जानकारी स्पष्ट होने लगेगी। तो यहां पर दो गुट हुए, मैतेई गुट और कुकी गुट। मैतेई गुट में मैतेई लिपुन, अरमबाई टेंगोल, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटेग्रिटी, और साथ में कुकी के साथ कुकी नेशनल आर्मी, कुकी रेवोल्यूशनरी आर्मी, जोवी रेवोल्यूशनरी आर्मी, कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं। मणिपुर में असली विवाद की वजह कुकी वर्सेस मैतेई की लड़ाई है, क्योंकि कुकी के साथ मैतेई भी चाहता है कि उसे भी एसटी में दर्जा दिया जाए। मैतेई 53% से ज्यादातर लोग, 53% से अधिक लोग जो है वो घाटी में रहते हैं मैतेई के, और कुकी के 40% से ज्यादा लोग पहाड़ी जिलों के अंदर रहते हैं। 57% आबादी प्रदेश के अंदर मैतेई की है, लेकिन यह हिस्सा मात्र 10% रखती है। लेकिन चारों तरफ का जो 90% पहाड़ी इलाका है वहां प्रदेश की 43% आबादी रहती है, और उनमें से अधिकांश जो लोग हैं वो कुकी अथवा नागाओं के हैं। पहाड़ी इलाकों में 33 से अधिक मान्यता प्राप्त जनजातियां हैं, जिनमें नागा और कुकी प्रमुखता से हैं, और वो ईसाई मतावलंबी हैं। इसके साथ साथ यहां पर मुस्लिम और सनमही समुदाय 8% आबादी को रखते हैं। भारत के संविधान के आर्टिकल 371 सी के तहत मणिपुर की पहाड़ी जनजातियों को विशेष दर्जा और सुविधाएं मिली हुई हैं, जो मैतेई समुदाय को नहीं मिली हुई हैं। लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से मैतेई समुदाय पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदकर बस नहीं सकता, जबकि जमीन जनजातियां पहाड़ी इलाकों से घाटी में आकर बसने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। इसी वजह से दोनों जनजातियों के बीच में विवाद बना रहता है। सवाल बड़ा बनता है, क्या इन लोगों के द्वारा पहली बार, मैतेईस के द्वारा पहली बार आरक्षण की मांग की गई है? ऐसा नहीं है। मैतेईस के द्वारा 2020 के अंदर 2020 में भी डिमांड की गई थी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस की, इनर लाइन परमिट की। थाउजेंड्स में, हजारों की संख्या में डिमांड करते हुए मैतेई कम्युनिटी के लोग शेड्यूल ट्राइब में लिस्ट होने के लिए कई बार पहले भी प्रयास कर चुके हैं। आप यहां पर देख सकते हैं मैतेई लोगों के द्वारा शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में शामिल होने के लिए 2019 का मैं यह प्रोटेस्ट आपको एक दिखा रहा हूं, जिसमें वो चाहते हैं कि उन्हें भी एसटी में शामिल किया जाए। लोकल लोग हैं जो बंदूक लेकर सड़कों पर घूम रहे हैं। ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल बनता है, क्योंकि जो पहाड़ पर रहने वाले लोग हैं इनके पास यदि संसाधनों का अभाव है तो इतने आधुनिक हथियार यहां तक पहुंचे कैसे? समझाने में आपत्ति नहीं हो सकती। समझने के लिए इतना पर्याप्त है कि पहाड़ों में अफीम की खेती, जिसके बेचने से अधिक पैसा, और उस पैसे से म्यांमार और चीन जैसे देशों के द्वारा वेपन्स को पहुंचाकर देश में अशांति पहुंचाने का यह कार्य इनके द्वारा किया गया। केंद्र सरकार के द्वारा इस घटना से निपटने के लिए क्या किया गया? होम मिनिस्ट्री के द्वारा अपने द्वारा एडिशनल सीएपीएफ के जवान यहां पर भेजे गए, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जवान यहां पर भेजे गए, ताकि वो यहां पर पहुंचकर घटना पर नियंत्रण स्थापित कर सके। लेकिन यहां पर एक अलग डिमांड आर्मी ऑफिसर्स के द्वारा उठी, और वो डिमांड थी कि सर यहां पर वापस से आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट यानी अफ्स्पा लगा दिया जाए। साथियों, असल में पहले ऐसा हुआ करता था कि आर्मी को शूट एंड साइट का ऑर्डर हुआ करता था कि उपद्रवी जब दिखे तो उन्हें आर्मी के पास स्पेशल प्रोटेक्शन पावर्स थी, जिसके तहत वो किसी भी डिस्टर्ब्ड एरिया में किसी व्यक्ति को संदिग्ध हालत में पाकर उसकी तलाशी ले सकता था, और अगर उसे आपत्तिजनक लगा तो उसे वहीं से गोली से मार सकता था। अफ्स्पा पहले मणिपुर में हुआ करता था। हाल ही में यहां पर मणिपुर में लंबे समय से प्रोटेस्ट के चलते अफ्स्पा हटा दिया गया था। आर्म फोर्सेस को दी गई जो पावर्स थी वो हटा दी गई थी। इसलिए अब यहां पर दोबारा डिमांड होने लगी है कि यहां पर वापस से अफ्स्पा प्रॉपर तरीके से लगा दिया जाए, क्योंकि सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2022 को अफ्स्पा नागालैंड, आसाम और मणिपुर के कई इलाकों से हटा दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। इसलिए सेना का कहना है यदि इस घटना को पूरी तरह नियंत्रण में लाना चाहते हैं तो आप यहां पर अफ्स्पा लगाइए। ऐसी स्थिति में और क्या-क्या चीजें हैं जो इस घटना से प्रभावित हुई हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, मणिपुर में इस घटना के बाद में चूंकि सारे के सारे मामले राष्ट्रीय राजमार्ग और इकोनॉमिक एक्टिविटीज रुक गई हैं, अटक गई हैं, इस वजह से लूटपाट की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। हाल ही में मणिपुर जो 2 महीने से बंद था, यहां पर एक बैंक से 1 करोड़ रुपए का कैश गायब मिला। मणिपुर के अंदर नेशनल हाईवे पूरी तरह से शटडाउन है, बंद है, जिसके चलते मणिपुर में बड़ी मात्रा में रिलीफ कैंप्स की स्थापना की गई है। लोग परेशान हैं, जिनकी सहायता के लिए रिलीफ कैंप बनाए गए हैं, जिन्हें ट्रांजिट कैंप की तरह से 60,000 से अधिक जो लोग बेघर हुए हैं उन्हें विस्थापित करके रखा जा रहा है। इतना ही नहीं, यह समय सीजन के रूप में यहां पर खेती का भी है, क्योंकि यहां पर धान की बुआई होती है, लेकिन धान की बुआई के लिए लोग डरे हुए हैं, खेतों में नहीं जा पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में खेतों के अंदर जा रहे धान की बुआई के लिए कम से कम धान की बुआई के अटक जाने से मणिपुर राज्य को बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है। खेती का प्रभाव यहां पर पूरी तरह पड़ रही है। जो मुझे आने वाले समय में दिखाई पड़ता है वो 2-3 मार्ग हैं, संभवतः आप भी उनसे सहमत हो। नंबर 1, आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट संभवतः इनके आरक्षण की मांग को होल्ड कर सकती है, यानी हाईकोर्ट के आदेश को रोक लगा सकती है और कह सकती है कि मैतेई को आरक्षण फिलहाल ना दिया जाए। नंबर 1। नंबर दूसरा जो मुझे लगता है, आर्म्ड फोर्सेस को अफ्स्पा की पावर फिर से दी जा सकती है, जिसकी वजह से जो उपद्रवी हैं उन्हें देखते ही शूट एंड साइट का ऑर्डर मिलकर के इस स्थिति पर तत्काल प्रभाव से कंट्रोल किया जा सके। तीसरा, यहां पर आने वाले समय में कुछ इस तरह की हरकतें सरकार के द्वारा की जा सकती हैं, जिससे कि यहां पर जो भी इस प्रकार की इलीगल माइग्रेशन से संबंधित या ड्रग से रिलेटेड घटनाएं हो रही हैं उन पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। बाकी आपको क्या लगता है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। अंकित इंस्पायर इंडिया पर अगर आप नए हैं